Hello students, welcome back to our study channel again group of studies. Here we are again with our 5 mark question from the NCERT from the chapter Mineral and Energy Resources. Today we will do 5 mark questions from the chapter Agriculture and Mineral Resources. In the previous video we have done the 3 mark question as well as the 1 mark questions. प्यारे बच्चों इस क्लास में हम 5 मार्क्स के जो क्वेश्चंस हैं उनको करने वाले हैं। लास्ट वीडियो में हमने 3 मार्क्स के क्वेश्चन को कंप्लीट किया था, तो जो 5 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं उनको हम इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो 5 मार्क्स के क्वेश्चन क्या हैं, सबसे पहले पढ़ते हैं। एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मिनरल्स, हाईलाइट एनी 3 मेजर्स टू कंजर्व देम। सबसे पहले तो हमें इम्पोर्टेंस बताने है कि हमें कंजर्वेशन क्यों करना चाहिए, मीन्स रीजंस के बारे में बताना है। और सेकंड हमें यानी 3 मेजर्स बताने हैं जिसके द्वारा हम मिनरल्स को हम कंजर्व कर सकते हैं। सेकंड है व्हाई इज कंजर्वेशन ऑफ मिनरल रिसोर्स एसेंशियल, सेम क्वेश्चन बट लैंग्वेज डिफरेंट है। व्हाई इज कंजर्वेशन ऑफ मिनरल रिसोर्सेज एसेंशियल, और ये एसेंशियल क्यों है, एक्सप्लेन एनी 3 मेथड्स हमें बताने बेटा उनको कंजर्व करने के लिए। सबसे पहले है रीजंस फॉर कंजर्वेशन। फर्स्ट आता है द स्ट्रॉन्ग डिपेंडेंस ऑफ इंडस्ट्री एंड एग्रीकल्चर अपॉन मिनरल्स। बेटा हमारी जितनी भी इंडस्ट्री है और एग्रीकल्चर है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, मिनरल्स के ऊपर। अब देखिए इसका जो डिपेंडेंस है इसकी क्या इंपॉर्टेंस है उसके बारे में भी हमें पता होना चाहिए। जैसे इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर किसी भी इकोनॉमी जो होती है बेटा उसकी नींव होती है, उसका बेस होती है क्या, इंडस्ट्रीज और एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर बिलोंग करता है आपके प्राइमरी सेक्टर से और इंडस्ट्री बिलोंग करती है आपके टर्सरी सेक्टर से, सॉरी सेकेंडरी सेक्टर से। तो अगर आपके प्राइमरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर इंपॉर्टेंस आपको देती है कौन, मिनरल्स देते हैं बेटा, क्योंकि हमारी जो कंट्री है वो डेवलपिंग कंट्री है और एक डेवलपिंग कंट्री में इंडस्ट्रीज का बहुत महत्व होता है, वेरी इंपॉर्टेंस होती है। अगर इंडस्ट्री में आपकी एनर्जी और मिनरल्स नहीं जाएंगे तो इससे आपकी सबसे ज्यादा इम्पैक्ट किसके ऊपर पड़ेगा, आपकी इकोनॉमी के ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा। तो इसलिए हम कहते हैं कि स्ट्रॉन्ग डिपेंडेंस ऑफ इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर का किसके ऊपर है, मिनरल्स के ऊपर है। दैट्स वाई हमें मिनरल्स और एनर्जी के रिसोर्सेज को क्या करना चाहिए बेटा, हमें इनको कंजर्व करना चाहिए। द प्रोसेस ऑफ मिनरल फॉर्मेशन इज स्लो, जो प्रोसेस होता है मिनरल का फॉर्मेशन का वो बहुत ज्यादा स्लो होता है। एकदम अगर हम बहुत सारे मिनरल को एकदम से यूज कर देंगे तो इसका हमारे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा बेटा हमारे किसके ऊपर, हमारे मिनरल्स की जो हमारे रिसोर्सेज हैं या हमारे रिजर्व्स जो हमारे देश में प्रेजेंट है मिनरल्स के, उनके ऊपर इसका बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा। दैट इज नॉट क्वाइट गुड। तो इसीलिए हम क्या करते हैं बेटा, हमारे प्रोसेस को, मिनरल के प्रोसेस को स्लो होने के कारण हमें अपने मिनरल्स को कंजर्व करने की आवश्यकता है। दे आर नॉन रेन्यूएबल, और ये हमारे जो मिनरल्स होते हैं इनको रिन्यू नहीं किया जा सकता। बस कुछ मेटल्स होते हैं जिनको रिसाइकल किया जा सकता है, बट देयर इज ए ह्यूज डिफरेंस बिटवीन द रिसाइकल एंड रेन्यूएबल। रिसाइकल में तो जो आपके पास प्रेजेंट आप उसको ही रिसाइकल कर सकते हो, लेकिन रेन्यूएबल का मतलब है नई चीज का आना, न्यू फॉर्मेशन होना, जो कि न्यू फॉर्मेशन मिनरल्स में पॉसिबल नहीं है। तो हमारे ये 3 रीजंस कौन कौन से हैं जिनके लिए हमें कंजर्वेशन को हम बचा सकते हैं। नंबर 1 है हमारा स्ट्रॉन्ग डिपेंडेंस होना इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर का, और इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर का डायरेक्ट लिंक होना किसके साथ, इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ। ये लाइन भी आप ऐड कर सकते हो। एंड आल्सो आवर इंडस्ट्री एंड एग्रीकल्चर सेक्टर इज डायरेक्टली लिंक्ड विद द इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट ऑफ ए कंट्री। नेक्स्ट हमारा द प्रोसेस ऑफ मिनरल फॉर्मेशन स्लो है, सो दैट, तो हमारा मिनरल का फॉर्मेशन स्लो है तो इसीलिए हमारा रेट ऑफ कंजप्शन जो होना चाहिए मिनरल्स का वो भी क्या होना चाहिए, स्लो होना चाहिए। दे आर नॉन रेन्यूएबल, ये कैसे होते हैं बेटा, नॉन रेन्यूएबल एनर्जी के रिसोर्सेज हैं विच कैन नॉट बी प्रोड्यूस, इट टेक ए लॉन्गर टाइम टू बी रेन्यूएबल फॉर दिस रिसोर्सेज। इनको रिन्यू होने में बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, तो इसीलिए हमें इनको क्या करना चाहिए, कंजर्व करना चाहिए। मेथड्स कौन कौन से इनको कंजर्व करने के, अब वो देखते हैं। मैनर शुड बी यूज इन ए प्लान एंड सस्टेनेबल मैनर। प्लान मैनर का मतलब हमने उनके लिए प्लानिंग की है कि प्लानिंग कैसे की जाती है, कि कितने रिसोर्सेज हम यूज कर रहे हैं और उससे डेवलपमेंट कितनी हो रही है। तो दैट इज प्लानिंग, कि हमें इतने रिसोर्स यूज करने चाहिए और या नहीं करने चाहिए, और किस टाइप के रिसोर्सेज का हमें ज्यादा यूज करना चाहिए, किस टाइप की एनर्जी को हमें हार्नेस करना चाहिए, दैट इज अंडर द प्लानिंग। एंड सस्टेनेबल मैनर्स का मतलब होता है कि ताकि इन मिनरल्स का यूज हमारी फ्यूचर जनरेशन भी कर पाए
बजाय हम फ्यूचर जनरेशन के लिए भी इन मिनरल्स को छोड़ दें, इसीलिए भी हमें इस तरीके से सस्टेनेबल मैनर और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के अनुसार अपने मिनरल को यूज करना चाहिए। इम्प्रूव टेक्नोलॉजी नीड्स टू बी कंस्टेंटली एवोल्व, जो हमारी जो टेक्नोलॉजी जो इम्प्रूव होती है बेटा, उसको एवोल्व करना चाहिए टू अलाउ यूज ऑफ लो ग्रेड और एट लो कॉस्ट, ताकि हम लो ग्रेड के और हैं बेटा उनको और लो कॉस्ट में मिलते हैं, तो हमारी टेक्नोलॉजी जो इम्प्रूव हो रही है बेटा उसको इसमें एवोल्व करना चाहिए, उसका भी इस्तेमाल हमें करना चाहिए। रिसाइकलिंग ऑफ मेटल्स यूजिंग स्क्रैप मेटल्स, वही बात आ गई जहाँ पे मैंने रेन्यूएबल और रिसाइकल के बीच में आपका क्या बताया था, डिफरेंस बताया था। तो रिसाइकलिंग ऑफ मेटल यूजिंग स्क्रैप मेटल्स, तो किसकी रिसाइकलिंग होनी चाहिए बेटा, मेटल्स की, जिसका इस्तेमाल किससे किया जाता है बेटा, स्क्रैप मेटल से। वेस्टेज इन द माइनिंग एंड प्रोसेस शुड बी, अब अगर हमारा वेस्टेज है माइन का तो वो शुड भी क्या होना चाहिए बेटा, वो वेस्टेज है या हमारा जो प्रोसेसिंग है बेटा, जो हमारी देखो क्या बोला, वेस्टेज इन द माइनिंग एंड प्रोसेसिंग शुड बी, ये हमारी मिनिमाइज्ड, ये क्या होनी चाहिए बेटा, मिनिमाइज्ड होनी चाहिए। तो ये हमारे चार क्या थे, हमारे जो मेन कंजर्वेशन था बेटा हमारे रिसोर्सेज का, उसके बारे में था। तो रीजन हमने क्या क्या बताए थे, एक तो हम डिपेंडेंस करते हैं इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर के ऊपर, और एक दूसरा क्या बेटा, प्रोसेस ऑफ मिनरल का फॉर्मेशन का क्या होता है, स्लो होता है, और ये नॉन रेन्यूएबल होते हैं, विच कैन नॉट बी रिन्यूड, इट टेक्स ए लॉन्गर टाइम टू बी रिन्यूड, में इसको बहुत मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाते हैं। दूसरा मेथड टू कंजर्व, सबसे पहले तो एक प्लान एंड सस्टेनेबल मैनर होना चाहिए, प्लानिंग का किस रिसोर्स का कैसे इस्तेमाल करना चाहिए, रिसोर्स हमारा कैसा कन्वेंशनल या नॉन कन्वेंशनल होना चाहिए, टेक्नोलॉजी जो आई है उसको कैसे बोल्ड करना है, दैट शुड बी अंडर द प्लानिंग एंड अकॉर्डिंग टू द सस्टेनेबल मैनर, सो दैट अवर फ्यूचर जनरेशन आल्सो यूज दिस टाइप्स ऑफ मिनरल्स, सो दिस इज कॉल्ड एज सस्टेनेबल डेवलपमेंट, तो इसका इस्तेमाल करना चाहिए। एंड इम्प्रूव टेक्नोलॉजी नीड टू बी कॉन्स्टेंटली इवॉल्व, जो हमारी टेक्नोलॉजी जो इम्प्रूव होती है रिसर्च एंड डाटा के द्वारा, जो रिसर्च एंड डाटा हम लाते हैं उसके द्वारा लो ग्रेड और को लो कॉस्ट पे करना चाहिए। और दूसरा जो हमारी स्क्रैप मेटल है, स्क्रैप का मतलब होता है भंगार, भंगार का मतलब होता है विच हैज नो यूज, ऑब्सोलेट, सो दैट स्क्रैप का जो सिनोनियम्स है बेटा वो एक ऑब्सोलेट भी हो सकता है, विच हैज नो यूज नाउ, तो उन मेटल्स को, जैसे बेटा आपकी जैसे बाइक वगैरह है या आपके कोई मशीन्स वगैरह है, ये इन सबका डेप्रिसिएशन होता है, दे डोंट हैव, मतलब इनकी इतनी ज्यादा लंबी लाइफ नहीं होती कि 15 या 20 साल के बाद आपकी गाड़ी भी किसमें, स्क्रैप में चेंज हो जाती है, आपकी बाइक भी स्क्रैप में चेंज हो जाती है, और आपकी मशीन से बेटा कुछ रह जाते हैं लेकिन कुछ किसमें, स्क्रैप में कन्वर्ट हो जाती हैं। सो दैट वी कैन से दैट रिसाइकलिंग ऑफ मेटल यूजिंग स्क्रैप मेटल के साथ हमें क्या करना चाहिए बेटा, रिसाइकल करना चाहिए। और वेस्टेज इन द माइनिंग, और जो हमारी वेस्टेज माइनिंग में होती है और प्रोसेसिंग होती है बेटा उसको मिनिमाइज करना चाहिए। इन तरीकों से हम अपने हमारे जो मिनरल्स हैं उनको क्या कर सकते हैं, कंजर्व कर सकते हैं। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, हाईलाइट द इम्पोर्टेंस ऑफ पेट्रोलियम। फर्स्ट ऑफ ऑल वी नो दैट पेट्रोलियम इज अ कन्वेंशनल रिसोर्सेज है बेटा, तो यहाँ पे उससे सिर्फ पॉजिटिव बातें पूछी हैं और इसका अकरेंस भी पूछा है पेट्रोलियम का भारत में कहाँ होता है। तो यहाँ पे हमें पेट्रोलियम की इंपॉर्टेंस बतानी है कि पेट्रोलियम से क्या होता है, कहाँ पे इसका इस्तेमाल होता है। जो हमने प्रीवियस वीडियो करी थी बेटा उसमें पेट्रोलियम के बारे में बिल्कुल डिटेल से जाना था, इसके बारे में ये भी जाना था कहाँ से ये प्रोवाइड होता है, कैसे ये मिलता है, इसकी अकरेंस कैसे है। देखो अगर बोले ना अकरेंस के बारे में बोले तो हमें वहां पे किसके, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बेटा, अकरेंस के बारे में बोले तो इसका हम बताना होता है भी वो कैसी स्टोन्स में, कैसी रॉक्स में से कहाँ मिलता है, पोरस रॉक्स हैं या कहाँ पे ट्रैप्ड होता है, ये बताना होता है। और डिस्ट्रीब्यूशन इन इंडिया पूछे तो प्लेसेस के नाम बताने होते हैं। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, अगर अकरेंस के बारे में अगर कभी भी पेट्रोल के बारे में पूछा जाता है तो वहां पे ये बताया जाता है कि ये किस तरह की रॉक से और किस तरीके से हमें प्राप्त होता है, वहां पे प्लेसेस का डिस्कशन नहीं होता है। लेकिन जहाँ डिस्ट्रीब्यूशन इन इंडिया पूछा तो वहां पे हम इसके एरियाज के बारे में बताते हैं, जैसे कि भाई ये हमारा जो है क्या बोलते हैं इसको, मुंबई हाई में मिलता है, गुजरात में मिलता है या असम में मिलता है, मुंबई से 63% है, अंकलेश्वर है गुजरात में वो इम्पोर्टेंट है, डिगबोई है असम में वो इम्पोर्टेंट है जहाँ से 63 और 18% और रिमेनिंग मिलता है। तो ये बताया जाता है डिस्ट्रीब्यूशन होती है जब इंडिया में तब। लेकिन जब इन्होंने अकरेंस पूछा है तो ऐसे केस में हम बताएंगे कि किस तरीके की रॉक से मिलता है, उस तरीके के में बताया जाता है। अब देखिए इंपॉर्टेंस ऑफ पेट्रोलियम क्या होती है। पेट्रोलियम क्या है, इज द मेजर रिसोर्स ऑफ इंडिया, तो इंपॉर्टेंट है बेटा, मेजर एनर्जी सोर्स है इंडिया में नंबर 1। ये प्रोवाइड करता है फ्यूल फॉर हीट एंड लाइटनिंग, इसके द्वारा जो फ्यूल के रूप में सबसे पहले इंपॉर्टेंस क्या है ये बेटा, सबसे पहले एनर्जी रिसोर्स आया है
दूसरा आया है फ्यूल और हीट प्रोवाइड करता है, किसके लिए? लाइटनिंग और हीट प्रोवाइड करता है वो फ्यूल के रूप में। थर्ड आया रॉ मटेरियल है बेटा, बहुत सारी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज के रॉ मटेरियल के रूप में काम करता है, दैट नोन एज पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज। और रिफाइनरीज जो होती हैं बेटा एक्ट एज ए नोडल इंडस्ट्री का काम करती हैं, जो सिंथेटिक टेक्सटाइल फर्टिलाइजर और केमिकल इंडस्ट्रीज के लिए। नोडल इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री होती है, इट इज ए इंडस्ट्री ड्यू टू विच अदर इंडस्ट्री विल डेवलप्ड। एक ऐसी इंडस्ट्री होती है नोडल, अगर उसमें उसकी वजह से बाकी जितनी भी इंडस्ट्रीज आसपास की है सब में डेवलपमेंट हो रही है, तो ऐसी इंडस्ट्री को नोडल इंडस्ट्री बोला जाता है। इसके बारे में हमने वीडियो में एक्सप्लेन किया था। तो पेट्रोलियम रिफाइनरीज एक्ट एज नोडल इंडस्ट्री के रूप में मिलती है बेटा और सिंथेटिक टेक्सटाइल फर्टिलाइजर एंड केमिकल इंडस्ट्रीज में बेटा। तो हमारे जो 5 यूजेस थे वो एक बार इंपॉर्टेंस दोबारा बता देता हूँ। सबसे पहली बात तो मेजर एनर्जी का सोर्स है ये हमारा। दूसरा, ये फ्यूल के रूप में इस्तेमाल करता है, हीट के रूप में भी और लाइटनिंग के रूप में भी किया जा सकता है। दूसरा, ये फ्यूल हम अपनी ऑटोमोबाइल्स का भी यहाँ पे यूज कर सकते हैं। ऑटोमोबाइल्स क्या होते हैं? जैसे ऑटोमोबाइल सेक्टर में हमारी जैसे हमारे व्हीकल्स वगैरह है, इनमें भी पेट्रोल का काम आता है, ये भी पेट्रोल के रूप में। जो ट्रांसपोर्टेशन में भी इसका एक मेजर यूज है बेटा, तो हम पेट्रोलियम का क्या बोल सकते हैं? इसके द्वारा इट प्रोवाइड पेट्रोल एंड डीजल फॉर द ट्रांसपोर्टेशन इन अवर कंट्री। तो ये हमें पेट्रोल और डीजल भी देता है, किसके लिए? ट्रांसपोर्टेशन के लिए हमारी कंट्री में बेटा। दूसरा क्या है यहाँ पे? इट प्रोवाइड लुब्रिकेंट फॉर मशीनरी। मशीनरीज के लिए क्या देता है बेटा? लुब्रिकेंट देता है, जैसे ग्रीस वगैरह होते हैं, जिससे क्या होता है, जिसका रेजिस्टेंस है बेटा वो कम हो जाता है, और जितना जो इफेक्टिवनेस होती है ना वो मशीन्स की वो ज्यादा इंक्रीज हो जाती है और वो मोर एफिशिएंट हो जाती हैं। और जो फ्यूल में पावर जितनी होती है उसमें कमी आ जाती है, इतनी ज्यादा पावर उनको रिक्वायरमेंट नहीं होती। विदाउट लुब्रिकेंट अगर मशीनें चलेंगी बेटा तो उसमें पावर का कंजप्शन ज्यादा होता है, क्योंकि मशीन्स को वो क्या करता है बेटा? लुब्रिकेंट के बिना रेजिस्टेंस प्रोड्यूस होता है। तो इसीलिए किसके रूप में इस्तेमाल होता है बेटा? ये लुब्रिकेंट के रूप में इस्तेमाल होता है। प्रोवाइड रॉ मटेरियल फॉर इन नंबर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। बहुत सारी मैन्युफैक्चरिंग जो इंडस्ट्रीज है, वैसलीन वगैरह बनाती है या दूसरी जो इंडस्ट्रीज, उनमें ये रॉ मटेरियल के रूप में भी काम करता है। और ये एक नोडल इंडस्ट्री है बेटा, किसके लिए? टेक्सटाइल के लिए भी, फर्टिलाइजर के लिए भी और केमिकल इंडस्ट्रीज के लिए भी। तो इसीलिए हम कह सकते हैं नोडल इंडस्ट्री वो कौन सी इंडस्ट्री होती है? इट इज ए इंडस्ट्री which provide development to the other industries due to its own occurrence. For example, petroleum refineries act as nodal industry for synthetic textile, fertilizer and chemical industries के बारे में बेटा। अब आगे पढ़ते हैं इसके अकरेंस के बारे में। मोस्ट ऑफ द पेट्रोलियम अकरेंसीज इंडिया आर एसोसिएटेड विद द एंटीक्लाइंस एंड फॉल्ट ट्रैप्स। मैंने एंटीक्लाइंस के बारे में आपको बताया था, जो एक स्लोप होता है बेटा अप टू डाउन, तो वहां के एंटीक्लाइंस बनते हैं। जैसे ट्रायंगल होती है ना, उस तरीके का रॉक्स लगा लीजिए आप, रॉक्स की वो शेप होगी, तो उसके बिल्कुल जो बेस का पॉइंट होता है ना, वहां पे पेट्रोलियम आपको मिलेगा, वहां पे इकट्ठा हो जाता है फॉल्ट ट्रैप्स और एंटीक्लाइंस में। और दूसरा, ये आपको एंटीक्लाइन समझा दिया ना, जैसे एक ट्रायंगल होती है, राइट एंगल ट्रायंगल होती है ना मैथ्स में बेटा, तो जहाँ पे बेस होता है, एक तो होता है 90 डिग्री का एंगल होता है, एक होता है अपर पॉइंट होता है, और एक बेस में जो दूसरा पॉइंट होता है ना 90 डिग्री से दूसरे वाला पॉइंट, वहां पे जाके ये क्या हो जाता है? इकट्ठा हो जाता है, कलेक्टेड हो जाता है, और इसी को हम बोलते हैं एंटीक्लाइज बेटा। बट ये बिल्कुल एक ट्रायंगल की तरह नहीं होती, ये रोक्स होती है बेटा, ये बिल्कुल जिगजैग लाइन की तरह बनती है। ये मैंने आपको वीडियो में करवाया था, अगर आपको कोई भी इसमें डाउट लग रहा है तो आप वीडियो में पेट्रोलियम की देख सकते हैं, जहाँ पे वीडियो का नाम है कन्वेंशनल एंड पेट्रोलियम के बारे में मैंने आपको बताया था, जहाँ पे इसके बारे में जो भी आप इस क्वेश्चन में पढ़ रहे हो इन सब चीजों के बारे में मैंने आपसे डिस्कशन कर लिया है। आगे देखिए, इन रीजन्स ऑफ फोल्डिंग एंड एंटीक्लाइंस और डाउन इट अक्योर्स ओनली स्टेप्ड इन द क्रेस्ट ऑफ द अपफोल्ड। जहाँ पे फोल्डिंग है या एंटीक्लाइंस है और डाउन्स है बेटा, ये ओकर होता है, उनके ऑयल ट्रैप हो जाता है, उनकी क्रेस्ट ऑफ द अपफोल्ड में ये क्या हो जाता है बेटा? ट्रैप्ड हो जाता है। और पेट्रोलियम इज आल्सो फाउंड इन द फॉल्ट ट्रैप्स बिटवीन द पोरस एंड नॉन पोरस। जैसे मैंने पोरस के बारे में बताया था, पोरस आर द रॉक्स होती है जिनके बीच में स्पेस होता है जाने के लिए, जिसमें से लिक्विड और गैस पास कर सकती है। लेकिन नॉन पोरस रॉक्स होते हैं जो क्या होती है बेटा? उसको पास करने नहीं देती। अब पेट्रोल पोरस के बीच में और नॉन पोरस के बीच में मिलता है, तो इसके द्वारा क्या होता है, हमारा पेट्रोलियम जो है वो ऊपर नहीं आ पाता। ये सबसे मेन डिफिकल्टी होती है कि अब हमें पेट्रोल को निकालने के लिए बिल्कुल गहराई में जाना पड़ता है। तो इसीलिए पेट्रोलियम क्या होता है बेटा? फोल्ट इन
फोल्ड ट्रैप्स बिटवीन पोरस एंड नॉन पोरस में मिलता है। तो एक बार लास्ट टाइम रिवाइज करते हैं, इंपॉर्टेंस क्या है पेट्रोलियम की। मैं रिवाइज आपको इसलिए करवाता हूँ बेटा ताकि आप एक वीडियो को देखकर आप अच्छे से उसको क्लियर कर सके और अच्छे सोर्स के रूप में आप उसको एक अच्छा क्वेश्चन तैयार कर पाए वीडियो को देखते ही। तो देखो मेजर एनर्जी रिसोर्स और हीट और लाइटनिंग तो बिल्कुल सिंपल है। उसके अलावा आपकी डेली लाइफ से रिलेटेड क्या है, इट प्रोवाइड पेट्रोल एंड डीजल फॉर द ट्रांसपोर्टिंग इन अवर कंट्री, ये भी इसका एक मेन पॉइंट है। लुब्रिकेंट है, आपको पता ग्रीस प्रोवाइड करवाता है, ये भी एक मेन इंपॉर्टेंट है। रॉ मटेरियल के रूप में दूसरी इंडस्ट्रीज में इस्तेमाल होता है, ये भी हमारा एक मेन पॉइंट है। और नोडल इंडस्ट्री तो पेट्रोल है ही, फॉर एग्जांपल टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए, फर्टिलाइजर इंडस्ट्री के लिए और केमिकल इंडस्ट्री के लिए। नेक्स्ट है आपका ऑकरेंस क्या है बेटा। मोस्ट ऑफ द पेट्रोलियम ऑकरेंस इंडिया कहाँ पे, एंटीक्लाइंस और फोल्ड ट्रैप्स में मिलता है। कहाँ पे मिलता है, एंटीक्लाइंस एंड फोल्ड ट्रैप्स। In region of folding anticline or domes में it occurs where oil is trapped in the crest of the upfold। ये कहाँ पे मिलता है बेटा, crest of the upfold में मिलता है। पेट्रोलियम कहाँ पे, फोल्ड ट्रैप्स में भी मिलता है बेटा, किसके बिटवीन में, बिटवीन पोरस एंड नॉन पोरस रॉक्स। पोरस रॉक्स आर जिनके बीच में स्पेस होता है गैस और लिक्विड के जाने का, मोल्टन स्टेट का जाने का। नॉन पोरस में क्या होता है, इनमें गैप नहीं होता। दैट्स वाई हमारा पेट्रोल कहाँ नीचे क्या हो जाता है, ट्रैप्ड हो जाता है, और ये हमारा पेट्रोल ऊपर नहीं आ पाता है। दीज आर द रीजन बिहाइंड द ट्रैप ऑफ द पेट्रोल। आशा करता हूँ क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। विच मिनरल आर यूज टू ऑब्टेन न्यूक्लियर एनर्जी, तो आपको मिनरल्स दो बताने हैं, दैट इज यूरेनियम एंड थोरियम। अब यूरेनियम और थोरियम के कहाँ कहाँ मिलता है ये हमने पीछे पढ़ लिया था। अभी हमें पढ़ना है कि 6 न्यूक्लियर पावर स्टेशन ऑफ इंडिया कहाँ कहाँ पे है। और थोरियम के बारे में एक बात और मैं बता सकता हूँ आपको, ये झारखंड और राजस्थान में मिलते हैं बेटा यूरेनियम और थोरियम बेटा। और थोरियम जो है बेटा, ये मोनोजाइट सैंड जो होती है ना, जो केरला में मिलती है बेटा, उस मोनोजाइट सैंड में क्या पाया जाता है, आपका थोरियम पाया जाता है। और इन दोनों से ही क्या बनाई जाती है बेटा, एनर्जी को ऑब्टेन किया जाता है। क्योंकि अगर हम एटम की स्ट्रक्चर को चेंज करते हैं, स्ट्रक्चर को अल्टर करते हैं, तो उससे एनर्जी रिलीज होती है और उस एनर्जी का हम इस्तेमाल करते हैं इलेक्ट्रिसिटी बनाने में। तो 6 न्यूक्लियर पावर प्लांट्स के बारे में अगर आप पूछेंगे तो कौन सा है, नरोरा न्यूक्लियर पावर स्टेशन है, काकरापारा न्यूक्लियर पावर स्टेशन है, तारापुर पावर स्टेशन है, कैगा न्यूक्लियर पावर स्टेशन है, कालपक्कम न्यूक्लियर पावर स्टेशन है, रावतभाटा न्यूक्लियर पावर स्टेशन है। अब इसके लिए कोई ट्रिक बनती है तो देख लेते हैं। बेटा ये तो आपको लर्न ही करने पड़ेंगे, ट्रिक्स का मुझे नहीं लगता क्योंकि नाम थोड़े से डिफिकल्ट है बेटा। तो के से तो आप याद कर सकते हो, काकरापारा, कैगा, कालपक्कम। काकरापारा, कैगा और कालपक्कम। और तारापुर, नरोरा और रावत। तारापुर के नरोरा में बहुत सारे रावत हैं। रावत जैसे किसी का निकनेम भी होता है ना, शेखावत, जैसे रावत ऐसे होता है, तो क्या बोलोगे, तारापुर के नरोरा में बहुत सारे रावत हैं। तो इससे आपको ये मिल सकता है कि तारापुर के नरोरा में, तो तारापुर से तारापुर, नरोरा से नरोरा में बहुत सारे रावत हैं। और कैगा, कालपक्कम और काकरापारा, ये सारे अलग अलग आपके प्योर पावर स्टेशन है बेटा। ये हमारे कुछ हमारे क्या है बेटा, 6 न्यूक्लियर प्लांट्स है बेटा, ऑल द 6 जो हमारे देश में प्रेजेंट हैं। तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए कि कौन सा कहाँ पे प्रेजेंट है। तो एक तो नरोरा न्यूक्लियर पावर स्टेशन, काकरापारा न्यूक्लियर पावर स्टेशन, तारापुर न्यूक्लियर पावर स्टेशन, कैगा न्यूक्लियर पावर स्टेशन, कालपक्कम पावर स्टेशन और रावतभाटा न्यूक्लियर पावर स्टेशन। नेक्स्ट है बेटा, कंजर्वेशन ऑफ मिनरल्स ऑफ द नीड ऑफ द हावर कैसे है बेटा। कंजर्वेशन ऑफ मिनरल्स इज द नीड ऑफ द हावर, तो आपको एक बार रिवाइज दोबारा करवा देता हूँ कि मिनरल्स के बारे में बताना है जो ऑब्टेन क्या करते हैं बेटा, न्यूक्लियर एनर्जी को ऑब्टेन करते हैं, दैट आर यूरेनियम एंड थोरियम। थोरियम कहाँ पे मिलता है, मोनोजाइट सैंड में मिलता है, और दोनों झारखंड और राजस्थान में मिलते हैं। मोनोजाइट सैंड जो केरला की, उसमें थोरियम प्रेजेंट है। और यूरेनियम और थोरियम के एटम की स्ट्रक्चर को अल्टरा जब करते हैं तो इससे एनर्जी रिलीज होती है। हमारे न्यूक्लियर एक रिएक्टर होता है बेटा, इसमें न्यूक्लियर रिएक्टर के चारों तरफ क्या होता है, जिसमें हार्ड वाटर का भी इस्तेमाल करते हैं, ध्यान रखना बेटा।
हार्ड D2O, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ हार्ड वाटर? D2O का इस्तेमाल करते हैं जो हार्ड वाटर यूज किया जाता है किसमें बेटा? आपके न्यूक्लियर रिएक्टर में, जो न्यूक्लियर पावर स्टेशन होता है, और वहां पे यूरेनियम और थोरियम से बिजली बनाई जाती है, और एक छोटी सी क्वांटिटी का यूरेनियम या थोरियम बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस कर सकता है। तो इस हिसाब से ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मिनरल्स हो जाते हैं जो कि आपकी यूरेनियम और थोरियम है बेटा। 6 न्यूक्लियर पावर स्टेशन क्या है? काकला, कालापक्कम, कैगा और काकरापारा तो एक है बेटा, और नरोरा के तारापुर में बहुत सारे रावत हैं। नरोरा, तारापुर और रावत तो हमारे कौन कौन से हैं? नरोरा न्यूक्लियर पावर स्टेशन, तारापुर न्यूक्लियर पावर स्टेशन, रावतबाटा न्यूक्लियर पावर स्टेशन, और काकरापारा न्यूक्लियर पावर स्टेशन, कैगा न्यूक्लियर पावर स्टेशन और कालपक्कम। तो काकरापारा और कालपक्कम एक साथ याद कीजिए। KAL है एक में, और एक में K है बेटा। तो काल कक याद रखिए, कालपक्कम, कक काकरापारा, काल कक याद रखोगे बेटा आप, काल कक। तो इससे याद हो जाएंगे आपको, काल से कालपक्कम और काक से काकरापारा बेटा, ये याद हो जाएंगे आपको। ये हमारे कुछ न्यूक्लियर पावर स्टेशन हैं। अगर आपको ट्रिक्स अच्छी लगे तो प्लीज लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कंजर्वेशनल ऑफ मिनरल्स, पिछला क्वेश्चन पढ़ा था कंजर्वेशन का, पहला ही क्वेश्चन नंबर 44 देखिए, जहाँ पे एरो है अभी बेटा। 44 क्वेश्चन भी उससे रिलेटेड था बेटा कि हमारा 44 क्वेश्चन क्या है कि हमारा इंपॉर्टेंस बतानी है हमें कंजर्वेशन मिनरल्स की। और यहाँ पे क्या है बेटा? कंजर्वेशन मिनरल इज द नीड ऑफ द आवर, सपोर्ट द स्टेटमेंट विद 5 फैक्ट्स भी बताने बेटा, जो कि आपका CBSE 2016 और 2015 में है। तो कंजर्वेशन तो आप किसी भी चैप्टर को पढ़ो, अगर आप वाटर रिसोर्सेज को पढ़ते हो तो वाटर रिसोर्सेज की कंजर्वेशन, आप फॉर जैसे फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ को पढ़ते हो तो उनकी कंजर्वेशन, ये हमेशा इंपॉर्टेंट रहती है। तो देखिए पढ़ते हैं। कंजर्वेशन ऑफ मिनरल्स इज द नीड ऑफ द आवर, ये हमारे नीड ऑफ द आवर है। किसकी कंजर्वेशन बेटा? मिनरल्स की। सबसे पहले मिनरल्स आर कंसिडर्ड टू बी द बैकबोन ऑफ द इकोनॉमी, है बिल्कुल बैकबोन। क्यों है? क्योंकि दोनों का इस्तेमाल एग्रीकल्चर पे भी और मिनरल के डिपोजिट, ये आगे आप पढ़ेंगे, इंडस्ट्री एंड एग्रीकल्चर डिपेंड ऑन मिनरल डिपोजिट्स के ऊपर करती है। दैट्स वाई ये बैकबोन है बेटा हमारी इंडस्ट्री की। और रॉ मटेरियल के रूप में भी हमें क्या चाहिए? इंडस्ट्री में क्या चाहिए? हमें मिनरल्स की आवश्यकता पड़ती है। दैट्स वाई ये इंडस्ट्रीज की भी बैकबोन है बेटा। तो पहला तो क्या है? बैकबोन ऑफ द इकोनॉमी है। और दूसरा इंडस्ट्री एंड एग्रीकल्चर सेक्टर डिपेंड ऑन द मिनरल डिपॉजिट्स, किसके ऊपर डिपेंड करता है बेटा? मिनरल डिपॉजिट्स के ऊपर डिपेंड करता है। कौन? इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर सेक्टर। थर्ड क्या है बेटा? सब्सटेंसेस मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम देम आल्सो डिपेंड ऑन मिनरल डिपॉजिट्स बेटा, जो सब्सटेंस आप मैन्युफैक्चर्ड करते हैं इंडस्ट्रीज में वो भी मिनरल डिपॉजिट्स के ऊपर डिपेंड करते हैं। टोटल वॉल्यूम ऑफ वर्केबल मिनरल डिपॉजिट्स इज वेरी लेस, ओनली 1% ऑफ द अर्थ क्रस्ट। इसीलिए हमें बताना चाहिए कि पूरी अर्थ क्रस्ट में ओनली 1% ही मिनरल्स प्रेजेंट है पूरी अर्थ क्रस्ट के। तो इसलिए भी क्या है बेटा? इंपॉर्टेंस है। ये इतनी ज्यादा क्वांटिटी में नहीं है जितनी ज्यादा क्वांटिटी में हम इनका कंजप्शन कर रहे हैं। तो देयर इज ए नीड टू कंजर्वेशन ऑफ मिनरल्स आल्सो। और ये 1% तो मैंने पूरे अर्थ का बताया, और हम तो पूरे अर्थ का एक छोटा सा पार्ट है, तो हमारे पास इतने ज्यादा मिनरल्स के रिसोर्सेज नहीं है। वैसे तो भंडार है नीड के अकॉर्डिंग, बट हमारे पास नॉट रिजर्व अकॉर्डिंग टू ग्रीड के अकॉर्डिंग हमारे पास भंडार नहीं है। मेन हमारे लिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट अगर हम चाहें तो उसके अनुसार तो हमारे पास है, लेकिन दूसरे हमारे पास नहीं है। सेकंड है जियोलॉजिकल प्रोसेस ऑफ मिनरल फॉर्मेशन एंड गो सो स्लो दैट रेट ऑफ रिप्लेनिशमेंट। जो ये क्या बोला? देखो, फॉर्मेशन जो है वो तो है स्लो, और जो रेट ऑफ रिप्लेनिशमेंट है वो क्या? बिल्कुल स्मॉल है कंपैरिजन टू द प्रेजेंट रेट ऑफ कंजप्शन के। तो जो रिप्लेसमेंट है बेटा वो तो बिल्कुल स्मॉल हो रही है, लेकिन रेट ऑफ कंजप्शन जो हो रहा है बेटा वो बहुत ज्यादा हो रहा है। तो दैट्स व्हाई वी कैन से दैट फॉर्मेशन आर सो स्लो, कि रेट्स ऑफ रिप्लेनिशमेंट है वो क्या है बेटा? हमारे पास बहुत ही ज्यादा इनफाइनाइटली स्मॉल है कंपैरिजन टू द प्रेजेंट रेट्स ऑफ कंजप्शन के। मिनरल रिसोर्स आर फाइनाइट एंड नॉन रिन्यूएबल, जो मिनरल रिसोर्स होते हैं ये फाइनाइट है, देयर नॉट इनफाइनाइट, ओनली 1% इज प्रेजेंट ऑन अर्थ, और नॉन रिन्यूएबल है, तो इसीलिए भी उनको कंजर्व करने की आवश्यकता है। द रिच मिनरल डिपॉजिट्स ऑफ कंट्री आर एक्सट्रीमली वैल्यूएबल बट शॉर्ट लिव्ड पोजेशंस है, ये बहुत अच्छी बात है। इनके पोजेशंस तो हमारे पास हैं, लेकिन ये शॉर्ट लिव्ड हैं। तो अगर हम अपनी फ्यूचर जनरेशन के लिए भी कुछ छोड़ना चाहते हैं ताकि वो भी इसका इस्तेमाल कर पाएं और नया रिसर्च एंड डाटा ले पाएं, तो उसके लिए भी हमें, किसके लिए? फ्यूचर जनरेशंस के लिए छोड़ने के लिए हमें आज मिनरल्स को कंजर्व करने की आवश्यकता है। तो इस क्वेश्चन के अंदर हमने क्या क्या पढ़ा? बैकबोन ऑफ द इकोनॉमी है, इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर डिपेंड करती है मिनरल डिपॉजिट्स पे, सब्सटेंस जो मैन्युफैक्चर करते हैं वो आल्सो क्या है बेटा? डिपेंड ऑन मिनरल डिपॉजिट्स पे डिपेंड करते हैं। टोटल वॉल्यूम, जो पूरी अर्थ कर्स्ट की टोटल वॉल्यूम है
उसका 1% क्या है बेटा, हमारे मिनरल्स हैं। मिनरल रिसोर्सेज आर बीइंग कंज्यूम्ड रैपिडली, इनको हम रैपिडली कंज्यूम्ड कर रहे हैं एंड मिनरल रिक्वायर मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाते हैं इनको रिप्लेनिशमेंट में। सो वी कैन से दैट रेट ऑफ कंजप्शन जो है वो बहुत ज्यादा है एज कम्पेयर टू द रेट ऑफ रिप्लेनिशमेंट के। और जियोलॉजिकल प्रोसेस में मिनरल की क्या बहुत ज्यादा टाइम लगता है। और ये मिनरल रिसोर्सेज क्या है बेटा, ये फाइनाइट है। फाइनाइट का मतलब ये बहुत ज्यादा अधिक क्वांटिटी में नहीं है, ये पूरे अर्थ क्रस्ट का 1% ही है। और ये क्या नॉन रेन्यूएबल है, दे कैन नॉट बी रिन्यूड, ओनली रिसाइकल्ड। और रिसाइकल्ड में और रेन्यूएबल में दिन रात का अंतर है। रिसाइकल में तो हम ऐसी मेटल का रिसाइकल करते हैं जो मेटल हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है, जो स्क्रैप में कन्वर्ट हो चुकी है। लेकिन रेन्यूएबल का मतलब क्या होता है, बिल्कुल नए का, जो आपको नया के रूप में बना सकते हैं, बिल्कुल न्यू के रूप में फाउंड कर सकते हैं। तो ऐसा पॉसिबल मिनरल्स के साथ नहीं है। लेकिन कुछ एनर्जी के रिसोर्सेज हमारे पास ऐसे मिनरल्स या डिपॉजिट्स हैं जिनको आप रिन्यू कर सकते हैं, दे आर रिन्यूएबल। फॉर एग्जांपल टिडल एनर्जी है, या आपकी विंड एनर्जी है, या आपकी ये सारी की सारी क्या है बेटा, रिन्यूएबल एनर्जी के रिसोर्सेज हैं। जो रिच मिनरल डिपॉजिट्स हैं बेटा, ये हमारी कंट्री में हैं। हमारी कंट्री में भंडार है किसका, मिनरल्स का। लेकिन उनके लिए देयर इज ए प्रॉब्लम्स इन बिटवीन दैट, बिकॉज दीज आर शॉर्ट लिव पोजेशंस, दे डोंट हैव एनी रिलेशन विद द लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म से कोई रिलेशन नहीं है। जिस रेट ऑफ कंजप्शन से आप इस्तेमाल कर रहे हो, तो ये पोजीशन आपके पास शॉर्ट लिव्ड ही रहने वाले हैं, और उसके बाद आपके सारे मिनरल्स खत्म हो जाएंगे। तो इस प्रकार हमें मिनरल्स का कंजर्वेशन करना चाहिए। उनका कंजर्वेशन हो कैसे सकता है बेटा, रिसर्च एंड डाटा इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल करके। देखो इतना आसान नहीं है, मैंने आपको समझाया था। जब अगर हमने गाड़ियां प्रोड्यूस कर दी है जो पेट्रोल से चलती हैं, तो कम से कम उन्हें 15 साल तक तो हमें पेट्रोल प्रोवाइड करवाना पड़ेगा। लेकिन आगे अगर हम इलेक्ट्रिक व्हीकल को बनाना स्टार्ट कर दें, तो हम आगे के लिए इनको कंजर्व कर सकते हैं। अगर आपको इलेक्ट्रिसिटी ही प्रोवाइड करवानी है डोमेस्टिक और इंडस्ट्रियल सेक्टर में, तो इंडस्ट्रियल डोमेस्टिक सर्किट को सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी से मतलब होता है। तो आप इलेक्ट्रिसिटी अगर यूरेनियम से करवा रहे हो वो भी सेम इलेक्ट्रिसिटी है, हाइड्रो प्लांट से करवा रहे हो वो भी सेम इलेक्ट्रिसिटी है, और थर्मल का इस्तेमाल कर रहे हो वो भी सेम इलेक्ट्रिसिटी है। तो अगर आपके पास फोटोवोल्टाइक आपके पास अगर कोई भी, तो इसमें एक और लिख सकते हैं, अगर हम हमारे पास अगर फोटोवोल्टाइक हमारे पास, जो कि एक टेक्निक होती है जिसमें सोलर एनर्जी को डायरेक्ट एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है इलेक्ट्रिकल की, तो ऐसी जो कंडीशन होती है उसको फोटोवोल्टिक बोलते हैं। तो जब हम सोलर पावर का इस्तेमाल कर सकते हैं बिजली को बनाने में, तो हमें इस चीज को बढ़ावा देना चाहिए, क्योंकि हमारे जो रूरल एरिया में है वहाँ पे सोलर एनर्जी को हार्नेस करने के लिए बिल्कुल खुले मैदान पड़े हैं। तो ये हमें इस चीज का ध्यान रखना चाहिए बेटा। तो जो इफेक्टिवनेस है सोलर एनर्जी की, वो रूरल एरिया में ज्यादा होती है देन अर्बन एरिया के रूप में। कैसे, ये क्वेश्चन आ सकता है, व्हाई इज द हार्नेस ऑफ सोलर एनर्जी इज क्वाइट सुपर इन रूरल एरियाज एज कम्पेयर टू द अर्बन एरियाज। तो रूरल एरियाज में क्या हो सकती है बेटा, वो ज्यादा अच्छे से हार्नेस, क्योंकि वहाँ पे क्या है, ओपन फील्ड है, दैट्स व्हाई वो क्या हो सकती है, वहाँ पे हार्नेस हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देयर इज अर्जेंट नीड टू डेवलप ए सस्टेनेबल पाथ। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप इकोनॉमिकल डेवलपमेंट का सस्टेनेबल पाथ समझिए। देखो, अगर आप मिनरल एंड रिसोर्सेज का बिल्कुल भी यूज नहीं करोगे, तो आपकी इकोनॉमिक और ग्रोथ डेवलपमेंट हो ही नहीं सकती, क्योंकि यूज को करना पड़ेगा। क्योंकि डोमेस्टिक मेथड में भी, और डोमेस्टिक रेंज में भी, और आपकी इंडस्ट्रियल रेंज में भी, दोनों जगह पे क्या है बेटा, आपको इनका यूज करना पड़ेगा। ये आपकी ना रिक्वायरमेंट है। उसका यूज आपको करना इसलिए पड़ेगा क्योंकि आपकी सारी चीजें एनर्जी की रिक्वायरमेंट के ऊपर डिपेंड करती हैं। तो डोमेस्टिक सेक्टर को भी क्या चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी, और आपके इंडस्ट्रियल सेक्टर को भी क्या चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी। तो दैट्स व्हाई आपको इस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा कि हमारे डोमेस्टिक सेक्टर में और हमारे दूसरा जो सेक्टर है कौन सा, जो हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर है, दोनों के केस में हमें इस चीज का ध्यान रखना चाहिए कि दोनों सेक्टर्स में एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। तो अब दोनों सेक्टर में रिक्वायरमेंट है तो कुछ ना कुछ तो यूज करना पड़ेगा, लेकिन हम ना अपने टेक्निक के मेथड्स को बदल सकते हैं, और हम एवोल्वमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी की ला सकते हैं, ताकि एनर्जी की डेवलपमेंट तो हो, देश की डेवलपमेंट तो हो, लेकिन उसके साथ साथ रिसोर्सेज का भी ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो होती है, सस्टेनेबल पाथ एनर्जी डेवलपमेंट का वो पाथ है कि यूज ऑफ एनर्जी विल टेक प्लेस, बट एनर्जी का यूज क्या हो, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो। और ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन का मतलब क्या है बेटा, आप उसको अच्छे से इस्तेमाल कर सकें। लेकिन ये चीज भी अपने ध्यान में रखें कि ये हमारे फ्यूचर्स के लिए हमारे पास किराए के रूप में ये रिसोर्सेज रखे हुए हैं, और हमें यूज इनको आगे बढ़ाने के लिए इनके लिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट का पाथ चाहिए। गिव टू रीजंस।
फॉर एक एज ए कंसर्न सीजन हाउ कैन यू हेल्प टू कंजर्व। अब कंसर्न सीजन के रूप में आप कैसे, आप रेड लाइट के ऊपर है जो आपके पेट्रोल के व्हीकल्स हैं उनको बंद कर सकते हैं, उनको स्विच ऑफ कर सकते हैं। नंबर 2, आप बिना बात पे जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी का उसके स्विच ऑफ करके बचा सकते हैं। नंबर 3, आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट का एक दिन या एक से ज्यादा दिन इस्तेमाल कर सकते हैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट का। इन तरीके से हम कंसर्न सिटीजन होकर आप उसको बचा सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है ये, देयर इज एन अर्जेंट नीड टू डेवलप सस्टेनेबल पाथ। देखो 2 प्लस क्या, प्रमोशन ऑफ एनर्जी की कंजर्वेशन को प्रमोशन कीजिए। नंबर 2, इंक्रीज यूज ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज एज कंसर्न सिटीजन वी कैन डू। और दूसरा क्या है, इंक्रीज यूज कीजिए किसका, रिन्यूएबल के एनर्जी रिसोर्सेज का। तो दो क्या क्या थे बेटा जो ट्विन मेजरमेंट थे, नंबर ऑफ तो प्रमोशन करना एनर्जी के कंजर्वेशन का, और दूसरा यूज करना रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज का, बल्कि नॉन रिन्यूएबल एनर्जी के रिसोर्सेज का यूज ना करना बेटा। एज कंसर्न सिटीजन्स वी कैन डू आवर बिट बाय यूजिंग पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम इंस्टेड ऑफ इंडिविजुअल व्हीकल्स। हम किसका इस्तेमाल करें बेटा, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का सिस्टम का इस्तेमाल करें इंस्टेड ऑफ इंडिविजुअल व्हीकल से ज्यादा। और स्विच ऑफ कर दे इलेक्ट्रिसिटी को व्हेन नॉट इन यूज, यूजिंग ऑफ पावर सेविंग डिवाइसेस का इस्तेमाल करें, और नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी का इस्तेमाल करें। जैसे आप नॉन कन्वेंशनल एनर्जी का इस्तेमाल घर पे कैसे कर सकते हैं, आप अगर रूरल एरिया से बिलोंग करते हैं तो सोलर का इस्तेमाल कीजिए, उसके लिए सरकार आपको सब्सिडी भी प्रोवाइड करवाती है। अगर आप शहर में रहते हो तब भी आप अपनी छत पर किसका इस्तेमाल कीजिए, सोलर एनर्जी को लगवाइए और इलेक्ट्रिसिटी को कम से कम इस्तेमाल कीजिए। तो ये भी एक ग्रेट स्टेप होगा बेटा आपका हमारी एनर्जी को कंजर्व करने के लिए। तो हमारा क्वेश्चन क्या था, एक बार रिपीट कर देते हैं। क्वेश्चन था अर्जेंट नीड क्यों सस्टेनेबल पाथ की, 2 रीजन बताने थे, और कंसर्न सिटीजन के रूप में आप कंजर्वेशन कैसे कर सकते हैं। एक तो नीड है बेटा प्रमोशन करने की एनर्जी कंजर्वेशन की, और यूज है बेटा ऐसे रेन्यूएबल एनर्जी के सोर्सेज का इस्तेमाल करने की। रेन्यूएबल एनर्जी के सोर्सेज कौन से हैं, जैसे सोलर एनर्जी है, टिडल एनर्जी है। देखो टिडल एनर्जी का इस्तेमाल आप घर पे तो नहीं कर सकते, लेकिन उसमें जो स्टेप ले सकती है उसमें वो गवर्नमेंट ले सकती है कि टिडल एनर्जी के द्वारा इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करे और उसको डोमेस्टिक और इंडस्ट्रीज में सप्लाई करे। और दूसरा आप जियोथर्मल एनर्जी का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके पास अब टेक्नोलॉजी है तब उस टेक्नोलॉजी को अप्लाई कीजिए, क्योंकि देखो पेट्रोल और डीजल को एकदम से उनका यूज बंद नहीं हो सकता, लेकिन एकदम से जो स्टेप लिया जा सकता है वो ये लिया जा सकता है कि आप ज्यादा से ज्यादा रिन्यूएबल एनर्जी के सोर्सेज का इस्तेमाल करना स्टार्ट कर दें, तो ऑटोमेटिक, तो आप जैसे देखो अगर आपको डोमेस्टिक में इलेक्ट्रिसिटी को प्रोवाइड करवाना है तो हमें डोमेस्टिक को ये प्रॉब्लम नहीं है कि बिजली कहाँ से आती है, उन्हें सिर्फ मतलब है कि दे नीड ओनली इलेक्ट्रिसिटी। तो गवर्नमेंट जैसे थर्मल पावर स्टेशन में कोल का इस्तेमाल करती है, पेट्रोल का, नेचुरल गैस का इस्तेमाल करती है इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने में, अगर उसको सोलर से कन्वर्ट कर दिया या टिडल से कन्वर्ट कर दिया तो उससे हम ज्यादा बिजली को प्रोड्यूस कर पाएंगे। और थर्मल में हमारे क्या है बेटा, पेट्रोल, हमारे डीजल वगैरह ये सारी चीजें सेव हो जाएंगी। और दूसरी बात, और अगर हमने अभी इलेक्ट्रिकल व्हीकल को बनाना स्टार्ट कर दिया और उनको एप्लीकेशन स्टार्ट कर दी, गैस से ऊपर चल सीएनजी से चलाना स्टार्ट कर दिया, सबसे पहले तो देखो पेट्रोल भी सबसे बेकार है, उससे ज्यादा तो अच्छी सीएनजी के व्हीकल्स हैं, गैस के व्हीकल्स हैं, क्योंकि पोल्यूशन कम होता है। पेट्रोल में तो दोनों ही ट्विन दो नुकसान होते हैं, एक तो दूसरी तरफ हम इन रिसोर्सेज को डिप्लेट कर रहे हैं, उनका ज्यादा यूज कर रहे हैं, और दूसरी तरफ क्या है, हमारे पोल्यूशन को भी हानि हो रही है। ये पेट्रोल के केस में होता है। तो हम सबसे पहले उसको गैस में शिफ्ट कर सकते हैं। अब गैस से ज्यादा अच्छा आप उसको किसमें, इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं। एक तो हमारा पोल्यूशन बिल्कुल खत्म हो जाएगा, और इलेक्ट्रिसिटी को हम थर्मल से नहीं बल्कि इलेक्ट्रिसिटी को हम सोलर के द्वारा प्रोवाइड करवाएंगे, तो हमारे रिसोर्सेज हैं बिल्कुल सेफ रहेंगे और हमारी डेवलपमेंट सस्टेनेबल हो जाएगी। तो आपने देखा होगा ज्यादा डेवलप्ड कंट्री जो होती हैं उनमें या तो इलेक्ट्रिकल व्हीकल का इस्तेमाल होता है या फिर ऐसे व्हीकल का इस्तेमाल होता है जो गैस पर चलते हैं बेटा, वहां पे पेट्रोल और डीजल का इस्तेमाल नहीं होता पोल्यूशन को देखते हुए। तो इसीलिए हम कहते हैं कि हमारा देश है ना अभी भी डेवलपमेंट से बहुत पीछे क्यों है, क्योंकि इसमें ना कुछ टाइम लगने वाला है, जिसमें हम अपने रिन्यूएबल एनर्जी के सोर्सेज को पीछे रखेंगे और अपने डेवलपमेंट के साथ नॉन रिन्यूएबल का स्टार्ट कर देंगे। हम सिटीजन के साथ अब क्या कर सकते हो, यूजिंग पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम इंस्टेड ऑफ इंडिविजुअल व्हीकल, स्विच ऑफ कर सकते हो इलेक्ट्रिसिटी को व्हेन नॉट इन यूज, यूजिंग पावर सेविंग डिवाइसेज का इस्तेमाल कर सकते हो, और नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी का यूज कर सकते हो। अब आगे देखिए, देयर इज प्रेसिंग नीड टू यूज, देखो वही रिन्यूएबल एनर्जी का यूज रिसोर्सेज का इस्तेमाल करने की आवश्यकता, स्टेटमेंट को सस्टेनेबल आर्गुमेंट के साथ स्टार्ट कीजिए। नीड टू यूज रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज आर द ग्रोइंग कंजप्शन ऑफ एनर्जी हैज रिजल्टेड इन द कंट्री बिकम इंक्रीजिंगली डिपेंडेंट ऑफ फॉसिल फ्यूल सच एज ऑयल, ऑयल एंड गैस बेटा। अब सही बात है, अगर कंट्री डेवलप्ड हो रही है तो इंडस्ट्री ज्यादा आ रही है, कंट्री का प्रोडक्शन ज्यादा क्यों हो रहा है बेटा, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है। तो पॉपुलेशन इंक्रीज भी एनर्जी ज्यादा मांगती है, और
और इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी ज़्यादा एनर्जी मांगती है, इंडस्ट्रियल सेक्टर भी मांगता है और डोमेस्टिक भी मांगता है, तो इसको बोलते हैं ग्रोइंग कंजप्शन ऑफ एनर्जी। तो कंजप्शन ऑफ एनर्जी क्यों बढ़ रहा है, इसके दो रीजन क्या क्या है बेटा, एक तो पॉपुलेशन का इंक्रीज होना और एक हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट होना जिसमें नई इंडस्ट्रीज लगती हैं और हमारा जो हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर मॉडर्नाइज होता है तो उसको भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट हो जाती है। तो वो कंट्री में जिसकी वजह से डिपेंडेंट हम किसके ऊपर हो गए बेटा, फॉसिल फ्यूल्स के ऊपर हो गए हैं, सच एज कोल हो गया, ऑयल हो गया एंड गैस होगी, इसके ऊपर हो गए हैं। Rising price of oil and gas and their potential shortage have raised uncertainties about the security of energy and supply in future। और जो राइज हो रहे हैं हमारे प्राइस किसके, ऑयल के और गैस के, उन्होंने पोटेंशियल शॉर्टेज क्रिएट कर दी है बेटा, किसमें, अनसर्टेनिटीज आ गई अबाउट द सिक्योरिटी ऑफ एनर्जी सप्लाई इन फ्यूचर, कि इतने ज्यादा हाई प्राइस के साथ अब फ्यूचर में एनर्जी सप्लाई हो पाएगी या नहीं हो पाएगी, हम इसको प्रोवाइड करवा पाएंगे या नहीं करवा पाएंगे। तो इसकी वजह से बेटा ये सबसे मेन दिक्कत आ गई है, क्योंकि ऑयल और गैस के प्राइस लगातार क्या होते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। हैज सीरियस रेप्लिकेशन ऑन द ग्रोथ ऑफ द नेशनल इकोनॉमी, के ऊपर बहुत डिफेक्ट लगता है, क्योंकि हमें ग्रोथ तो मिल जाती है लेकिन हमारा डेवलपमेंट नहीं हो पाता। ग्रोथ का मतलब तो सीधा भी ग्रोथ हो रही है, लेकिन डेवलपमेंट का मतलब होता है ग्रोथ हो रही है लेकिन उसके साइड बाई साइड सभी एरियाज को देखा जाता है कि हम कितने रिसोर्सेज का इस्तेमाल करने हैं, तो हमारी हेल्थ कैसी है, हमारी एजुकेशन कैसी है, क्योंकि एजुकेशन होगी तो इंफॉर्मेशन होगी, इंफॉर्मेशन होगी तो रिसर्च एंड डाटा होगा, रिसर्च एंड डाटा होगा तो न्यू टेक्नोलॉजीज आएंगी और हमारे जो रेन्यूएबल रिसोर्सेज हैं बेटा, जो नॉन रेन्यूएबल रिसोर्सेज हैं उनको हम बचा पाएंगे और उनके ऊपर एप्लीकेशन लगा पाएंगे। इंक्रीजिंग यूज ऑफ फॉसिल फ्यूल्स आल्सो कोज सीरियस एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स, तो देते ही हैं बेटा, क्योंकि जो पेट्रोलियम है, डीजल है, ऑयल है, गैस, ये क्या देती है, एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स देती हैं। लेकिन हमारे जो नॉन कन्वेंशनल एनर्जी के रिसोर्सेज हैं वो कभी भी हमारा पोल्यूशन में साथ नहीं देते, वो हमेशा पोल्यूशन के साथ नहीं आते बल्कि पोल्यूशन में हमारा साथ देते हैं। उसकी प्रोडक्शन जब भी होती है नॉन रेन्यूएबल की तो वहाँ पे हमें एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स नहीं होती हैं। देयर इज ए प्रेसिंग नीड टू यूज रेन्यूएबल रिसोर्सेज लाइक सोलर एनर्जी का, विंड एनर्जी का, टिडल का, बायोमास एनर्जी का, इन सब का इस्तेमाल करने की आवश्यकता है। तो ये हमारे 5 पॉइंट थे जो कि हमने रेन्यूएबल एनर्जी के रिगार्ड में पढ़े। सबसे पहला क्या था कि हमारी ग्रोइंग कंजप्शन ऑफ एनर्जी से क्या हो रहा है बेटा, इंक्रीजिंगली डिपेंड कर रहे हैं किसके ऊपर, फॉसिल फ्यूल, ऑयल और गैस के ऊपर। राइजिंग प्राइस ऑफ ऑयल एंड गैस हो रहा है तो पोटेंशियल शॉर्टेज हो रही है बेटा, अनसर्टेनिटीज आ रही है किसमें, सिक्योरिटी ऑफ एनर्जी सप्लाई इन फ्यूचर में। सीरियस रेप्लिकेशन हो रहे हैं बेटा ग्रोथ ऑफ नेशनल इकोनॉमी में। इंक्रीजिंग यूज ऑफ फॉसिल फ्यूल आल्सो कोज सीरियस एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स हो रही है बेटा, हेंस देयर इज ए प्रेसिंग नीड टू यूज रेन्यूएबल एनर्जी सोर्स लाइक सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी एंड tidal एनर्जी एंड फ्रॉम द वेस्ट मटेरियल। तो इसे हम इसको कर सकते हैं। 50 क्वेश्चन क्या है बेटा, विच इज द मोस्ट एविडेंटली अवेलेबल फॉसिल फ्यूल इन इंडिया, तो कोल है बेटा, उसके बारे में सब बता सकते हैं। इसकी इंपॉर्टेंस के बारे में बताना है। देखो, एविडेंटली अवेलेबल फॉसिल फ्यूल्स इन इंडिया इज कोल, तो मैंने आपको बताया था, अब एक बार दोबारा रिपीट करवा देता हूँ। जो हमारे कोल होते हैं बेटा वो 4 तरीके का होता है जो मिलता है, एक एंथ्रेसाइट है, एक बिटुमिनस है और एक हमारा लिग्नाइट है और एक हमारा पीट कोयल है। तो देखो चारों कोयल में जो अच्छे क्वालिटी के होते हैं वो होते हैं एंथ्रेसाइट और बिटुमिनस। जो अच्छी क्वालिटी के कोल होते हैं उनमें कार्बन की क्वांटिटी ज्यादा होती है, क्योंकि कोयला किसका एविडेंट है बेटा, किसका एलोट्रोप है, कार्बन का ही एलोट्रोप है। तो किसमें होती है बेटा, सबसे ज्यादा किसमें होती है, एलोट्रोप क्या होता है, बस स्ट्रक्चर के कारण, किसी की स्ट्रक्चर और फॉर्मेशन से, किसी चीज की प्रॉपर्टीज के कारण किसी एक कंपाउंड से दूसरा कंपाउंड अलग अलग हो जाते हैं लेकिन उनमें एटम सेम होते हैं। जैसे कार्बन की ग्रेफाइट हो गया या डायमंड हो गया, दोनों सेम है, कोयला भी कार्बन का है और डायमंड भी कार्बन का है और ग्रेफाइट भी कार्बन का, बस इनमें स्ट्रक्चर अलग होती है और इनकी फॉर्मेशन अलग अलग तरीके से होती है। तो देखो पीट जो है बेटा वो एक लो कार्बन का कोयल है। पीट क्या है, एक देखो सबसे पहले मैंने बताया एंथ्रेसाइट और बिटुमिनस जो हाई क्वालिटी के कोयल हैं जिसमें कार्बन की जो मात्रा वो ज्यादा रहती है, इनमें जो मॉइस्चर होता है वो कम होता है, तो ये रेजिड्यू अपना कम छोड़ते हैं, स्मोक इनमें कम होता है और इनमें जो मतलब जलने की कैपेसिटी होती है वो ज्यादा होती है। लेकिन उसके कंपैरिजन में और बिटुमिनस और एंथ्रेसाइट में भी अच्छा कौन सा होता है, सबसे अच्छा एंथ्रेसाइट होता है बेटा। लेकिन पीट और लिग्नाइट क्या है, लो क्वालिटी के कोयल होते हैं बेटा। लिग्नाइट कोयल को ब्राउन भी बोला जाता है जिसका इस्तेमाल इलेक्ट्रिसिटी में किया जा रहा है बेटा, और इसमें मॉइस्चर कंटेंट क्या होता है, हाई होता है, और पीट में भी क्या होता है, हाई होता है, और इसमें कैपेसिटी हीटिंग की क्या होती है, लो होती है। लिग्नाइट और पीट में क्या होती है, लो होती है, और स्मोक पोल्यूशन क्या होता है बेटा उसमें ज्यादा होता है। तो आइए पढ़ते हैं। पीट हैज लो कार्बन एंड हाई मॉइस्चर कंटेंट, पीट में क्या होता है बेटा, कार्बन तो क्या होती है, लो होती है, और हाई मॉइस्चर कंटेंट क्या होता है बेटा उसका ज्यादा होता है, और हीटिंग कैपेसिटी क्या होती है, लो होती है। वही मैंने आपको बताया था, लो कार्बन
हाई मॉइस्चर, लो हीटिंग एंड हाई स्मोक। और लिग्नाइट भी एक लो ग्रेड का कोयल है बेटा, जिसका इस्तेमाल हाई मॉइस्चर कंटेंट है। इट इज यूज फॉर जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी में इस्तेमाल किया जाता है। बिटुमिनस इज द मोस्ट पॉपुलर कोयल ऑफ कमर्शियल यूज में सबसे ज्यादा इस्तेमाल किसका होता है बेटा, बिटुमिनस का, बिकॉज इट हैज ए स्पेशल वैल्यू फॉर स्मेल्टिंग आयरन इन ब्लास्ट फर्नेसेस। जो ब्लास्ट फर्नेसेस होते हैं जिसमें स्मेल्ट किया जाता है बेटा, आयरन को बनाया जाता है स्मेल्टिंग प्रोसेस से, तो वहां पे बिटुमिनस कोयल का इस्तेमाल किया जाता है। और यहाँ पे एंथ्रेसाइट इज द हाईएस्ट क्वालिटी हार्ड कोल है बेटा। एंथ्रेसाइट में क्या होती है, कार्बन की क्वांटिटी भी क्या होती है, ज्यादा होती है, और इसमें मॉइस्चर क्या मिलता है, बहुत कम मिलता है। तो सबसे हाईएस्ट क्वालिटी का कौन सा है, एंथ्रेसाइट है। और ये स्मोक भी क्या प्रोड्यूस करता है, कम प्रोड्यूस करता है। एक बार रिवाइज कर लेते हैं, क्वेश्चन क्या था, मोस्ट एविडेंटली अवेलेबल फॉसिल फ्यूल कौन सा है बेटा इंडिया में, वो है कोल बेटा हमारा। और एक्सेस इसकी इंपॉर्टेंस डिफरेंट फॉर्म्स में क्या क्या बेटा, जैसे एक तो पीट कोयल है जिसमें लो कार्बन होती है और हाई मॉइस्चर कंटेंट होता है। लिग्नाइट में भी सेम होता है, बस लिग्नाइट को ब्राउन कोयल भी बोलते हैं। और इसका अगर कोई जगह पूछे तो नवेली है बेटा तमिलनाडु में, जहाँ पे यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। दूसरा बिटुमिनस और क्या होते हैं, एंथ्रेसाइट, ये भी अच्छी क्वालिटी के होते हैं, लेकिन बिटुमिनस क्या होता है, एंथ्रेसाइट से कम क्वालिटी का होता है। और बिटुमिनस कोयल का स्पेशल यूज होता है बेटा ब्लास्ट फर्नेस में, जहाँ पे आयरन को स्मेल्ट करके बनाया जाता है, तो इसलिए उसकी स्पेशल वैल्यू होती है। वाई इज एनर्जी नीडेड, एनर्जी की जरूरत क्यों है और हम कंजर्व कैसे कर सकते हैं। बार बार वही क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, एनर्जी की कंजर्वेशन कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले रिक्वायरमेंट देखो, एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर ऑल एक्टिविटीज, सारी एक्टिविटीज में एनर्जी चाहिए। इट इज नीडेड टू कुक, टू प्रोवाइड लाइट, हीट, प्रोपल व्हीकल, टू ड्राइव मशीनरी इन इंडस्ट्रीज। और यहाँ पे आगे और अच्छा बनाने के लिए कर सकते हैं, एनर्जी इज यूज्ड एज वेल एज इन एग्रीकल्चर सेक्टर एंड एज वेल एज इन इंडस्ट्रियल सेक्टर। एग्रीकल्चर सेक्टर को मिल चाहिए ड्यू टू डेवलपिंग ऑफ ए नेशन। जब भी कोई नेशन डेवलप होता है तो एग्रीकल्चर मॉडर्नाइज होती है, और मॉडर्नाइज एग्रीकल्चर में आती है मशीन, एंड मशीन आल्सो रिक्वायर्ड एनर्जी। उसको भी क्या चाहिए, एनर्जी। तो एनर्जी की रिक्वायर्ड सभी एक्टिविटीज के लिए, अगर आप कुक कर रहे हैं तब भी आपको एनर्जी चाहिए, आप लाइट और हीट को प्रोवाइड करें तब भी एनर्जी चाहिए, व्हीकल को प्रोपल करें तब भी एनर्जी चाहिए, मशीनरी को ड्राइव करें तब भी आपको एनर्जी चाहिए। नीड टू डेवलप ए सस्टेनेबल पाथ ऑफ एनर्जी डेवलपमेंट होना चाहिए, क्यों, क्योंकि एनर्जी डेवलपमेंट बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ एनवायरनमेंट, पर ऐसा नहीं हो कि जिसे आपने सस्टेनेबल पाथ होना चाहिए, जिसका मतलब है एनवायरनमेंट दांव पर नहीं लगेगा। और एनवायरनमेंट दांव पर नहीं लगेगा इसका मतलब क्या है, द कॉस्ट ऑफ एनवायरनमेंट और नीड्स ऑफ फ्यूचर जनरेशन के लिए भी हमें इनको छोड़ना है, ताकि वो यूज कर पाए, रिसर्च एंड डाटा कर पाए। तो इसलिए हमें कौन सा पाथ अपनाना चाहिए बेटा, सस्टेनेबल पाथ अपनाना चाहिए। जुडिशियस यूज करना चाहिए, ग्रीडनेस के साथ नहीं करना चाहिए, दैट इज जुडिशियस यूज मीन्स वी कैन, हमारी एनर्जी रिसोर्सेज लिमिटेड है तो फ्यूचर जनरेशन के लिए हमें इनको कंजर्व करके भी रखना चाहिए। वेस्टेज ऑफ मिनरल शुड बी मिनिमाइज होना चाहिए। मॉडर्न टेक्नोलॉजी शुड बी यूज होनी चाहिए ताकि एक्सप्लोटेशन ऑफ एनर्जी रिसोर्सेज का ना हो सके। एक्सपोर्ट ऑफ एनर्जी शुड बी मिनिमाइज, एक्सपोर्ट नहीं करना चाहिए एनर्जी रिसोर्सेज को कभी भी। आप दूसरे प्रोडक्ट है उनको कीजिए एक्सपोर्ट, लेकिन जो एनर्जी के रिसोर्सेज है, ये भंडार होते किसी देश में, ये उस देश की असली वैल्यू होती है, इकोनॉमिक ग्रोथ के पीछे मेन रीजन होता है, तो इसका एक्सपोर्ट ज्यादा नहीं होना चाहिए। यूज ऑफ सब्स्टिट्यूट्स होना चाहिए बेटा इन ऑर्डर टू सेव एनर्जी रिसोर्सेज। सब्स्टिट्यूट्स का मतलब क्या है, जहाँ पे रेन्यूएबल रिसोर्सेज है बेटा उनका इस्तेमाल करना चाहिए इन प्लेस ऑफ नॉन रेन्यूएबल रिसोर्सेज में। और एनकरेज करना चाहिए रिसाइकलिंग, और एनर्जी रिसोर्सेज को क्या करना चाहिए, रिसाइकलिंग को क्या करना चाहिए बेटा, एनकरेज करना चाहिए। तो क्या क्या चीजें पड़ी, सस्टेनेबल पाथ ऑफ एनर्जी डेवलपमेंट होना चाहिए, एनर्जी डेवलपमेंट होनी चाहिए नॉट कॉस्ट ऑफ एनवायरनमेंट में, जुडिशियस यूज ऑफ लिमिटेड एनर्जी रिसोर्सेज का होना चाहिए, वेस्टेज ऑफ मिनरल शुड बी मिनिमाइज होना चाहिए, मॉडर्न टेक्नोलॉजी का क्या होना चाहिए, शुड बी यूज फॉर द एक्सप्लोटेशन ऑफ एनर्जी रिसोर्सेज, एक्सपोर्ट ऑफ एनर्जी रिसोर्सेज शुड बी मिनिमाइज होना चाहिए, और सब्स्टिट्यूट करना चाहिए सेव एनर्जी रिसोर्सेज को सेव करने के लिए, और एनकरेज करना चाहिए बेटा क्या, रिसाइकलिंग ऑफ एनी रिसोर्सेज को रिसाइकलिंग करने के लिए। टोटल क्वेश्चन कितने हैं, 57, 51, 52 देखिए। हाउ कैन सोलर एनर्जी सोल्व द एनर्जी प्रॉब्लम टू सम एक्सटेंट इन इंडिया, गिव योर ओपिनियन वाई सोलर एनर्जी। देखो सबसे पहले सोलर की जो एनर्जी प्रॉब्लम है कुछ एक्सटेंट तक भारत में है, इसके ऊपर अपना क्या देना है बेटा, ओपिनियन देना है। वाई सोलर इज फास्ट एंड रिमोट एरियाज ऑफ इंडिया। देखो इंडिया ट्रॉपिकल कंट्री है बेटा, देयरफॉर इट रिसीव सनलाइट इन एविडेंस थ्रू आउट द ईयर। तो ये रिसीव करती है सनलाइट को किसमें, एविडेंस मात्रा में क्या करती है बेटा, सनलाइट रिसीव करती है।
सोलर प्लांट कैन बी इजिली एस्टेब्लिश किए जा सकते हैं किसमें बेटा, रूरल एरिया में और रिमोट एरियाज में। इट विल मिनिमाइज, सबसे पहली बात मिनिमाइज करिए किसके, डिपेंडेंस ऑफ रूरल हाउस होल्ड्स का, किसके ऊपर, जो फायरवुड को, जिसकी वजह से नेचुरल वेजिटेशन आपकी खराब होती है, और डंग के जो आपके गोबर होता है मेन्योर के ऊपर डिफेक्ट डालता है, विच इन टर्न विल कंट्रीब्यूट टू इन्वायरमेंटल का कंजर्वेशन होगा और एडिक्वेट क्वांटिटी ऑफ मेन्योर मिलेगा। तो ये चीजें भी हमारी सोलर एनर्जी कर सकती है, कौन से एरिया में, रूरल में। देखो सीधी सी बात है, अगर फायरवुड का आप एनर्जी में इस्तेमाल नहीं करोगे तो आपकी वेजिटेशन बचेगी, तो आपके जो फॉरेस्ट है उन रिसोर्सेज का क्या होगा बेटा, उनका क्या होगा, कंजर्वेशन होगा। क्योंकि आपको पता है 70% ऑफ द रूरल पॉपुलेशन हैज डिपेंड अपॉन द फायरवुड एंड द डंग केक्स फॉर द एनर्जी रिक्वायरमेंट्स। तो इन रिक्वायरमेंट के लिए 70% जो पॉपुलेशन है आपकी किसके ऊपर डिपेंड करती है, दैट इज ऑन फायरवुड एंड डंग केक्स पे डिपेंड करती है। सेकंड है बेटा क्वेश्चन आपका नेक्स्ट, हाउ कैन बायोगैस सोल्व द एनर्जी प्रॉब्लम, कैसे सोल्व करते हैं, देखो बायोगैस सोल्व एनर्जी प्रॉब्लम कैसे, अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, अवेयरनेस टू बी क्रिएटेड अबाउट बायोगैस। सबसे पहली बात तो अवेलेबिलिटी होनी चाहिए किसकी, रॉ मटेरियल की, भी क्या क्या लगता है, अभी फार्म के रिमेनिंग्स लगते हैं, दूसरा क्या लगता है इसमें, जो काउ डंग के बेटा, जो काउ का डंग है बेटा ओके वो लगता है, या फिर उसके अलावा जो ह्यूमन वेस्ट है वो लगता है, ये सारे रॉ मटेरियल होना चाहिए। अवेयरनेस टू बी क्रिएटेड अबाउट बायोगैस, बायोगैस के बारे में क्रिएटिविटी होनी चाहिए कि इसके द्वारा हम एनर्जी भी ले सकते हैं, और जैसे हम काऊ डंग केक को सीधा फ्यूल के रूप में इस्तेमाल करके मैन्योर को खोल सकते हैं, तो हमें गुड क्वालिटी का एक मैन्योर भी मिलता है बायोगैस प्लांट से, हम ये भी अवेयरनेस फैलानी चाहिए। इट विल रिड्यूस द बर्डन ऑन द कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, और ये रिड्यूस करेगा किसको, बर्डन को, किस पे, कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी की बर्डन को क्या करेगा, रिड्यूस करेगा। एजुकेट करना चाहिए रूरल पीपल को अबाउट द यूज ऑफ बायोगैस, के लिए क्या करना चाहिए बेटा, एजुकेट करना चाहिए लोगों को कि बायोगैस के बारे में पता हो, ताकि आप इसको हार्नेस भी कर पाए और हमारे जो मैन्योर है उसको भी बचा पाए। और इट इज ए रेन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी ये है, और इको फ्रेंडली है। क्या है इको फ्रेंडली का मतलब, इससे पोल्यूशन नहीं होता और ये कंप्लीट बर्न होती है, और इससे CO2 की ज्यादा एमिशन नहीं होती है। और मॉडल जो स्ट्रक्चर्स हैं इंट्रोड्यूस होने चाहिए बेटा बाय द गवर्नमेंट एजेंसीज एट ए सब्सिडाइज्ड रेट, जो कि सब्सिडाइज्ड रेट पे क्या होने चाहिए, मॉडल स्ट्रक्चर होने चाहिए, ताकि जो किसान वगैरह है उनको सब्सिडी मिल सके, और सब्सिडी के साथ वो कुछ ना कुछ अच्छा कर सके। आगे देखिए, मिनरल्स आर इंडिस्पेंसेबल पार्ट ऑफ आवर लाइफ, बिल्कुल सही बात है, इनको हमारी पार्ट को इसके बिना सोचा भी नहीं जा सकता। सपोर्ट द स्टेटमेंट को सपोर्ट करना, देखिए सबसे पहले मिनरल्स आर एन इंडिस्पेंसेबल पार्ट ऑफ आवर लाइफ, कैसे, ऑलमोस्ट एवरीथिंग वी यूज फ्रॉम ए टाइनी पिन टू अ टावरिंग बिल्डिंग और ए बिग शिप ऑल आर मेड फ्रॉम मिनरल्स। तो एक पिन से लेकर और एक टावरिंग बिल्डिंग तक और एक बड़े शिप भी जो भी होता है बेटा, ये सारी किससे बनी हुई है बेटा, ये सारे के सारे मिनरल से बनी हुई है। सबसे पहली स्टेटमेंट तो ये है। दूसरी, रेलवे लाइन, टर्मैक, पेविंग ऑफ द रोड्स होगी, जो ऊपर की परत होती है, और इम्प्लीमेंट्स हो गए एंड मशीनरी होगी, टू आर मेड फ्रॉम मिनरल्स, ये भी किससे बने होते हैं बेटा, मिनरल से बनी होती है। सेकंड थर्ड आता है बेटा, कार्स, बसेस, ट्रेन्स, एरोप्लेन्स आर मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम मिनरल्स, ये भी किससे बने होते हैं बेटा, मिनरल से बने होते हैं। एंड रन और पावर रिसोर्सेज पे चलते हैं, ड्राइव फ्रॉम द अर्थ, जिसको कहाँ से ड्राइव किया जाता है बेटा, अर्थ से ड्राइव किया जाता है। तो इसीलिए मैं बता सकता हूँ, जो पावर सोर्सेज जैसे कार्स में पेट्रोल का इस्तेमाल होता है, बसेज में ट्रेन्स आपकी इलेक्ट्रिसिटी से चलती हैं, एरोप्लेन आपके फ्यूल से चलते हैं, बसेज आपकी गैस या फ्यूल से चलती है। तो इस तरीके से ये सारे मिनरल्स हैं जो सोर्सेज ऑफ एनर्जी हैं, ये भी सब हमें कहाँ से मिलते हैं बेटा, एनर्जी हमारे अर्थ से ही मिलते हैं। इवन द फूड दैट वी ईट कंटेन मिनरल्स, जो फूड हम खाते हैं ना उसमें भी मिनरल्स हैं। अब खाना तो छोड़ नहीं सकते ना, चलो एनर्जी के रिक्वायरमेंट नहीं छोड़ेंगे, उसको छोड़ देंगे, बल्कि खाने में भी क्या होते हैं जो हमें अर्थ से मिलता है, उसमें भी क्या होते हैं, मिनरल्स होते हैं। इन ऑल स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट ह्यूमन बींग्स हैव यूज्ड मिनरल, हर एक स्टेज पे इंसान ने किसका इस्तेमाल किया है बेटा, मिनरल्स का, फॉर देयर लाइवलीहुड हो गया, या डेकोरेशन ऑफ फेस्टिविटीज हो गया, या रिलीजियस या सेरेमोनियल राइट्स हो गया, ये सब हमने अपनी वीडियोस के अंदर भी पढ़ा था। तो क्या क्या 5 पॉइंट पढ़े हमने इसके अंदर, एक टाइनी पिन से लेकर एक टावरिंग कोई बिल्डिंग है, या एक लार्ज बिग शिप है, ऑल मेड फ्रॉम किससे बने होते हैं बेटा, मिनरल से बने होते हैं। रेलवे लाइन हो गया, रोड की पेमेंट हो गया, मशीनरी वो भी किससे बनी होती है, मिनरल से। car, buses, train, aeroplanes, or all the transporting things which we use in our daily life, all are run from the energy resources which are produced from the अर्थ, जो अर्थ से प्रोड्यूस किए हैं उनसे चलती है बेटा। इवन द फूड दैट वी ईट कंटेन मिनरल, जो फूड हम खाते हैं उसमें भी क्या होता है बेटा, मिनरल्स ही होते हैं।
और सबसे अलग बात क्या है बेटा, हमारा इन ऑल स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट है, चाहे हम अंडर डेवलप्ड है, चाहे हम डेवलपिंग में हैं, चाहे हम डेवलप हो चुके हैं, हर एक जो कंडीशन आई है बेटा उस सब में हम किसका इस्तेमाल करते हैं बेटा, मिनरल्स का इस्तेमाल करते हैं। एक्सप्लेन एनी 3 वैल्यूज विच इंस्पायर अस टू कंजर्व एनर्जी रिसोर्सेज। 3 वैल्यू ऐसी बतानी बेटा जो हमें इंस्पायर करती हैं, जिससे हम ये इंस्पायर्ड हो जाते हैं कि हमें मिनरल रिसोर्सेज को क्या करना चाहिए, बचाना चाहिए। तो कौन कौन सी है देखिए, our responsible behavior lead us toward conserve energy resource। तो हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी का बिहेवियर होगा तो हम क्या करेंगे बेटा, जो हम कंजर्व करेंगे एनर्जी रिसोर्सेज को। और सस्टेनेबल थिंकिंग होगी, जहाँ पे हम अपने बारे में ग्रीडीनेस ना ला के सिर्फ अपने बारे में ना सोच के हम फ्यूचर जनरेशन के बारे में सोचेंगे। वो सस्टेनेबल थिंकिंग आपके दिमाग में आएगी तो हम प्रिजर्व करेंगे इसको और प्रोटेक्ट करेंगे रिसोर्सेज को, किसके लिए, फ्यूचर जनरेशन के लिए। तो हम एक सस्टेनेबल यूज करेंगे बेटे रिसोर्सेज का, दैट इज आल्सो इम्पोर्टेंट, वो भी क्या है बेटा, इम्पोर्टेंट है। और कंसाइसनेस towards our environment will inspire not to our utilize the resources। इसमें हम यूटिलाइज नहीं करेंगे, बल्कि एक्सप्लॉइट नहीं करेंगे, बल्कि हमारी कॉन्शियसनेस होगी ना इन्वायरमेंट के प्रति, तो वो इंस्पायर करेगी नॉट टू आवर यूटिलाइज बट ये ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन के प्रति करेगी। तो उससे हम क्या करेंगे बेटा, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करेंगे इसका, रिसोर्सेज का। तो एक बार और पढ़ लेते हैं। वैल्यूज क्या क्या है बेटा, 3। सबसे पहले रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर होना चाहिए। अगर रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर होगा तो कंजर्व करेंगे किसको, एनर्जी के रिसोर्सेज को। और सस्टेनेबल थिंकिंग होगी तो इंस्पायर अस टू preserve एंड प्रोटेक्ट द रिसोर्सेज फॉर द फ्यूचर जनरेशन। इसके लिए फ्यूचर जनरेशन के लिए हम क्या करेंगे, इंस्पायर होंगे। एंड आवर कॉन्शियसनेस टुवर्ड्स आवर एनवायरनमेंट। और अगर हमारी कॉन्शियसनेस होगी ना कहाँ पे, इन्वायरमेंट के प्रति, तो हम इंस्पायर होंगे बेटा, नॉट टू और यूटिलाइज द रिसोर्सेज बल्कि एंड टू एक्सप्लॉइट नहीं, बल्कि उसको एक्सप्लॉइट नहीं करेंगे बल्कि उनका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है बेटा आपका, व्हाट एफर्ट्स आर रिक्वायर्ड टू यूज मिनरल रिसोर्सेज इन प्लांट एंड सस्टेनेबल मैनर। में अगर आपको यूज करना तो आपको कौन से स्टेप लेने चाहिए, 3 पॉइंट्स के बारे में बताना है बेटा। सबसे पहले हमें सबसे पहला स्टेप क्या करना चाहिए, जो हमारे पास अवेलेबल है हम उसको रिसाइकल करें और उसका हम यूज करें। तो रिसाइकलिंग ऑफ मेटल्स, वी शुड रिसाइकलिंग द मेटल्स ऑफ मेटल प्रोडक्ट्स टू प्रिवेंट इट्स स्कार्सिटी। ताकि जो मेटल की स्कार्सिटी हो जाएगी उससे हम दूर हो पाए, उसको बचा पाए। तो सबसे पहले क्या है बेटा, रिसाइकलिंग ऑफ मेटल्स हमें करना चाहिए। वी शुड रिसाइकल द मेटल्स और मेटल मेड प्रोडक्ट टू प्रिवेंट इट्स स्कार्सिटी। सेकंड क्या है बेटा, फॉर एग्जांपल यूज स्टील ब्लेड शुड बी सेंट फॉर रिसाइकलिंग सो दैट द स्टील कैन बी यूज्ड अगेन फॉर अदर पर्पज। जैसे स्टील ब्लेड्स है बेटा, उनको हम वैसे ही फेंक देते हैं, तो उसको हम क्या करें, उसको कंजर्व करें। और जैसे स्टील को कंजर्व करके हम उसको ऐसे कूड़ेदान में डालें बेटा जो कि मेटल्स के लिए बने होते हैं ना, अलग अलग मेटल्स हैं, नॉन मेटल्स के भी। गवर्नमेंट ने भी इसमें क्या कदम उठाया है। तो इस तरीके से हम क्या कर पाएंगे, हम रिसाइकलिंग कर पाएंगे। हम किस चीज की रिसाइकलिंग कर पाएंगे, तो हम क्या कर पाएंगे, रिसाइकलिंग। अब पॉइंट नंबर बी देखें, improved technologies, improved technologies need to be evolved। For example, traditional technology should be replaced with new and improved technologies so that the wastage can be minimized। हमें improved टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना चाहिए ताकि ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजी जो है ना बच्चों, शुड बी रिप्लेस्ड हो जाए किसके साथ, विद न्यू एंड, जैसे न्यू जो आ जाएगी टेक्नोलॉजी और इम्प्रूव टेक्नोलॉजी आ जाएगी, सो दैट द वेस्टेज कैन बी मिनिमाइज। ये हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, यूज ऑफ द सब्स्टिट्यूट्स और अल्टरनेटिव रिसोर्सेज। यूज ऑफ द सब्स्टिट्यूट और अल्टरनेटिव रिसोर्सेज, देखिए सब्स्टिट्यूट है और जो अल्टरनेटिव है दोनों बेटा एक ही चीज है। द रिसोर्सेज विच कैन नॉट बी रिसाइकल्ड और रीयूज शुड बी रिप्लेस्ड विद द रिसाइकेबल रिसोर्सेज। एग्जांपल, यूज ऑफ ग्रीन गैस इंस्टेड ऑफ ऑयल फॉर कुकिंग एंड पर्पसेज। अब देखिए एक बार रिपीट करते हैं, क्योंकि एक बार रिपीट अगर हम करेंगे तो फिर अच्छे तरीके से हो जाएगा। फॉर रिसाइकलिंग ऑफ मेटल, सबसे पहले क्या है, रिसाइकलिंग ऑफ मेटल है। वी शुड रिसाइकल द मेटल और मेटल मेड प्रोडक्ट टू प्रिवेंट इट्स स्कार्सिटी। हमें सबसे पहले मेटल को क्या करना चाहिए, रिसाइकल करना चाहिए और मेटल मेड प्रोडक्ट को क्या करना चाहिए, स्कार्सिटी से
प्रिवेंट करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, यूज स्टील ब्लेड शुड बी सेंट फॉर रिसाइकल। स्टील ब्लेड को अगर हम रिसाइकलिंग के लिए भेजते हैं तो इसके द्वारा ये दोबारा स्टील के रूप में अदर पर्पजेज में यूज हो सकता है, लेकिन बच्चों इसके लिए अवेयरनेस का होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। इम्प्रूव टेक्नोलॉजी नीड टू बी अवॉइड। क्या होनी चाहिए? टेक्नोलॉजी इम्प्रूव होनी चाहिए, सो दैट टेक्नोलॉजी शुड बी रिप्लेस्ड विद न्यू एंड इम्प्रूव टेक्नोलॉजी सो दैट द वेस्टेज कैन बी मिनिमाइज। ताकि वेस्टेज क्या हो उसके बेटा आपकी मिनिमाइज हो उसके। और यूज ऑफ सब्स्टिट्यूट और अल्टरनेटिव रिसोर्सेज, द रिसोर्सेज which cannot be recycled or reused, example green gas instead of coal for cooking purpose के लिए इसका इस्तेमाल करना चाहिए। ये आपका था लास्ट क्वेश्चन बेटा। देखो क्वेश्चन एक ही है पर क्वेश्चन को पूछने के ढंग अलग अलग दिए गए हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ क्वेश्चन which will ask in the exams. Question will be same but the language of the question will be different. For example, India is presently one of the least energy efficient country in the world. इंडिया प्रेजेंट में लीस्ट एनर्जी एफिशिएंट कंट्री का। वी हैव टू अबॉट कॉशियस अप्रोचेज होनी चाहिए फॉर द जुडिशियस यूज ऑफ आवर लिमिटेड रिसोर्सेज के लिए, जुडिशियस रिसोर्सेज के लिए। नंबर 2, 3 स्टेप टू कंजर्व द एनर्जी रिसोर्सेज के लिए। सबसे ऊपर था जुडिशियस यूज था, नीचे है बेटा कंजर्वेशन का है, और उससे आगे एनर्जी रिसोर्स हमारे लिमिटेड है तो उसको हमें 3 वेज बतानी चाहिए जुडिशियस यूज के। और जुडिशियस मैंने आपको बताया था क्या होता है। जुडिशियस का मतलब एक ऐसा होता है जिसमें हम अपनी फ्यूचर जनरेशन का ध्यान रखते हैं और अपने नीड के अनुसार करते हैं, ना कि ग्रीड के अनुसार करते हैं। सबसे पहला, द स्टेटमेंट इज राइट टू ए ग्रेट एक्सटेंट। ये ग्रेट एक्सटेंट तक राइट है, देयरफॉर वी नीड टू अडॉप्ट ए कॉशियस अप्रोच होनी चाहिए फॉर द जुडिशियस यूज ऑफ एनर्जी रिसोर्सेज के लिए। कैसे? नीड टू डेवलपमेंट ऑफ ए सस्टेनेबल पाथ ऑफ एनर्जी डेवलपमेंट। एनर्जी डेवलपमेंट क्या होती है? सस्टेनेबल पाथ हमारा एनर्जी डेवलपमेंट बट नॉट फॉर द कॉस्ट ऑफ एनवायरमेंट, नॉट फॉर द कॉस्ट ऑफ एनवायरमेंट और नीड्स ऑफ फ्यूचर जनरेशन, जिसमें कॉस्ट ऑफ एनवायरमेंट क्या हो बेटा? कम हो और फ्यूचर जनरेशन के लिए भी हम बचा सके अपने रिसोर्सेज को। तो दो ही चीजें होती हैं सस्टेनेबल पाथ में जो देखी जाती हैं, एक तो कॉस्ट ऑफ एनवायरमेंट क्या है और एक हमारे नीड्स ऑफ फ्यूचर जनरेशन की क्या है। सेकंड, जुडिशियस यूज होना चाहिए क्योंकि एनर्जी रिसोर्सेज हमारे क्या है? लिमिटेड है बेटा, और ये क्या? नॉन रिन्यूएबल्स है बेटा। वेस्टेज ऑफ मिनरल शुड भी क्या होना चाहिए? मिनिमाइज होना चाहिए। मॉडर्न टेक्नोलॉजी शुड बी यूज फॉर द एक्सप्लोटेशन ऑफ एनर्जी रिसोर्सेज के लिए मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना चाहिए। और एक्सपोर्ट ऑफ एनर्जी रिसोर्सेज शुड बी मिनिमाइज होना चाहिए। और यूज ऑफ सब्स्टिट्यूट इन ऑर्डर टू सेव एनर्जी हमारा एनकरेज करना चाहिए हमें रिसाइकलिंग ऑफ एनर्जी के रिसोर्सेज को। एक बार रिपीट करते हैं बेटा ताकि आपको अच्छे से समझ में आएगा। Need to develop a sustainable path of energy development, that is energy development but not of the cost of environment or needs of future generation. Second, judicious use of limited energy resources. Energy resources should be used according to the judiciously ताकि हम future generation के लिए भी वो काम आ सके। Wastage of mineral should be minimized. वेस्टेज जो मिनरल्स का उसको क्या करना चाहिए बेटा? मिनिमाइज करना चाहिए। मॉडर्न टेक्नोलॉजी दैट इज मॉडर्न, नॉट ए मॉडर्न। ये आप यहाँ पे जहाँ पे मॉडर्न लिखा हुआ है यहाँ पे मॉडर्न आएगा। मॉडर्न टेक्नोलॉजी शुड बी यूज फॉर द एक्सप्लोटेशन ऑफ एनर्जी रिसोर्सेज। एक्सपोर्ट ऑफ एनर्जी रिसोर्सेज शुड बी मिनिमाइज। हमें एनर्जी रिसोर्स को एक्सपोर्ट ज्यादा नहीं करना चाहिए क्योंकि इसको ये हमारे लिए क्या रिजर्व के रूप में काम करता है और ये शॉर्ट लिव्ड के पोजिशन है तो इसको एक्सपोर्ट करने से बचना चाहिए। और सब्स्टिट्यूट्स का इस्तेमाल करना चाहिए ताकि एनर्जी रिसोर्सेज को हम बचा पाए और एनकरेज कर पाए रिसाइकलिंग ऑफ एनर्जी रिसोर्सेज को, रिसाइकल कर पाए इसको एनर्जी के रिसोर्सेज को। एंड नाउ दैट इज योर लास्ट क्वेश्चन एंड क्वेश्चन आपका सेम है बट लैंग्वेज आपकी डिफरेंट है। दिस इज योर लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58। कंजप्शन ऑफ एनर्जी इन ऑल फॉर्म्स हैज बीन राइजिंग ऑल ओवर द कंट्री। कंजप्शन एनर्जी का बढ़ रहा है। दिस इज एन अर्जेंट नीड टू डेवलप द सस्टेनेबल पाथ ऑफ एनर्जी डेवलपमेंट एंड एनर्जी सेविंग्स के लिए हमें क्या करना चाहिए? सस्टेनेबल पाथ लेना चाहिए। सजेस्ट एंड एक्सप्लेन एनी 3 मेजर्स के बारे में बताना टू सोल्व दिस बर्निंग प्रॉब्लम के लिए। तो देखिए क्या है। इन द प्रेजेंट डे एनर्जी क्राइसिस विच स्टेप विल यू टेकिंग फॉर सेव एनर्जी। तो यहाँ पे कुछ नहीं है, सिर्फ सेविंग ऑफ एनर्जी का कंजर्वेशन है, तो जो आप पहले पढ़ चुके हैं एक बार फटाफट देख लेते हैं क्या क्या है। जुडियस यूज होना चाहिए किसका? रिसोर्सेज का। यूज ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज करना चाहिए। टू यूज बाइसिकल फॉर शॉर्ट डिस्टेंसेज। इलेक्ट्रिक गैजेट को स्विच ऑफ करना चाहिए।
गैस बर्नर को कभी रेगुलर क्लीनिंग करनी चाहिए, स्विच ऑफ करना चाहिए गैस रेगुलेटर का व्हेन नॉट इन यूज, अवॉइड यूजिंग फर्नीचर का, एसी व्हेन नॉट नीडेड, रेफ्रिजरेटर और एसी का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, अवेयरनेस फैलानी चाहिए नेबरहुड में विद कैची स्लोगन्स के साथ। कैची का मतलब है ताकि जिसका इम्पैक्ट दूसरे के ऊपर ज्यादा पड़े। और इंडिया हैज बीन ब्लेस्ड विद एविडेंस ऑफ सनलाइट, वाटर, वाइन एंड बायोमास है, तो वी मस्ट यूज दिस ओवरकम प्रेजेंट डे एनर्जी के जो क्राइसिस है बेटा, उसके लिए हमें किसका इस्तेमाल करना चाहिए, हमारे renewable resources का इस्तेमाल करना चाहिए। So that is your last question of the previous year questions. Thank you very much to attend this session of class. तो आपके जो previous year के क्वेश्चंस थे वो सारे कंप्लीट हो गए हैं। आशा करता हूँ आप सबको समझ में आए होंगे। अगर उसके बावजूद अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया है तो आप कुछ भी कमेंट करके मुझे बता सकते हो, तो मैं उस टॉपिक को दोबारा आने वाली क्लास में रिवाइज करवा दूंगा या उसको दोबारा पढ़ा दूंगा। तो हैव ए नाइस डे, थैंक यू वेरी मच फॉर अटेंडिंग दिस क्लास। इसके साथ आपका जो चैप्टर था मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज ये आपका कंप्लीट होता है। नाउ वी विल मीट इन आवर नेक्स्ट वीडियो, हम अपनी अगली वीडियो में मिलेंगे जिस वीडियो में हम अपने अगले चैप्टर के बारे में बात करेंगे जो कि है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज के बारे में। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।